हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 15 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पर आज 15 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिटेल्स में सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप डेली क्लासेस की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। JL झारखंड लाइव्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। आप जुड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके इजिली ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स तो आपको वहां पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी। ठीक है। और जल्द ही हम लोग जो है वो यानी कि 20 जनवरी से हम लोग की 11 JPSC के लिए नई बैच जो है वो भी शुरू हो रही है। तो आप सब लोग के लिए यहाँ पर इस बैच से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में जुड़ सकते हैं। जो एक प्रॉपर टीम होगी हमारी वो आपकी प्रिपरेशन करवाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक्सपर्ट टीम है। और JPSC के लिए प्रीलिम्स की बैच होगी, मेंस की बैच होगी, साथ ही साथ जो है टेस्ट सीरीज भी है उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो हम लोग एक कंप्लीट जो है प्रिपरेशन यहाँ पर 11 JPSC की करवाएंगे। ठीक है, तो ये आप सबको सूचना देनी थी। और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों ही मोड में यहाँ पर जो है क्लासेस चलेंगी। ऑनलाइन के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, झारखंड लाइव्स के नाम से है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड के किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में पूर्वी क्षेत्र से दूसरी सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो झारखंड से ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उन्होंने ईस्ट जोन से, ठीक है, ईस्ट जोन से, भारत के ईस्ट जोन से उन्होंने जो है वो सर्वाधिक विकेट लाने के लिए यहाँ पर वो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले वे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो वो कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर जो होगा C इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है शहबाज नदीम। कौन है? शहबाज नदीम है, जो कि पूर्वी भारत से या पूर्वी क्षेत्र से जो है वो दूसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले वे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये कहाँ के हैं? झारखंड के हैं ये। और झारखंड में ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये शहबाज नदीम जो है वो धनबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये धनबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये कौन है? शहबाज नदीम है, जिन्होंने 501 विकेट जो है वो हासिल किए हैं प्रथम श्रेणी में। ठीक है, प्रथम श्रेणी में इन्होंने 501 विकेट जो है वो लिया है। और ये ईस्ट जोन से, ठीक है, ईस्ट जोन से, भारत के ईस्ट जोन से ये दूसरे नंबर के जो है खिलाड़ी बन गए हैं, 500 विकेट लेने वाले भी, और साथ साथ ये दूसरे नंबर पर आ गए हैं विकेट लेने के मामले में भी। तो चलिए इनसे जुड़ी जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, धनबाद के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं शहबाज नदीम। इन्होंने प्रथम श्रेणी के मैचों में 500 विकेट जो है वो पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी तक कुल 501 विकेट हासिल किए हैं प्रथम श्रेणी में। इनका टोटल जो विकेट लेने की संख्या है वो कितनी है? 501 है। और इसके बाद यहां पर देख लीजिए, ईस्ट जोन या कहिए कि पूर्वी क्षेत्र से 500 विकेट लेने वाले ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जो थे वे कौन थे? ये तो बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे और उनका नाम था उत्पल चटर्जी, और उन्होंने 129 मैचों में 503 विकेट लिए हैं। तो मात्र जो है वो इनसे 2 विकेट जो है वो पीछे है शहबाज नदीम, और उसके बाद जो है वो पहले नंबर पर भी आ जाएंगे। तो 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी इन्होंने कायम किया है। साथ ही साथ ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र से, ईस्ट जोन से, क्योंकि जो क्रिकेट की टीम होती है वो जोन से सिलेक्शन होता है प्लेयरों का। ठीक है, तो इंडिया का जो मैप है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया का जो मैप है तो मैं रफली बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बना हुआ है, ईस्ट जोन है, ठीक है, साउथ जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है। ठीक है, तो इस तरह से जोन से जो है वो प्लेयर चुनकर आते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से जो शहबाज नदीम है वो ईस्ट जोन से यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले जो है वो उत्पल चटर्जी है, जिन्होंने जो है वो 503 विकेट हासिल किए हैं। और भी चलिए हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। शहबाज नदीम ने 129 मैच में ये जो है वो
500 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, तो ये जो है वो कितने मैचों में 500 विकेट लिए हैं, 129 मैच में इन्होंने जो है 500 विकेट हासिल किए हैं। और ये झारखंड के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी के मैच में 500 से अधिक विकेट लिए हैं। तो ये झारखंड के भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, ईस्ट जोन से तो वे दूसरे खिलाड़ी बने हैं और झारखंड से वे पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में 500 विकेट से अधिक इन्होंने यहाँ पर झटके हैं या लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है प्रथम श्रेणी में 500 विकेट्स जो है वो लेना। तो ये शहबाज नदीम है और ये कहां से बिलोंग करते हैं, झारखंड के धनबाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और शहबाज नदीम ने और ये अचीवमेंट जो है वो कहां इन्होंने पूरा किया है, तो ये जो मैच अभी चल रही है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में, और ये भी जो चल रही है मैच वो जमशेदपुर में आयोजित की जा रही है। जमशेदपुर में स्थित है, जैसा कि आप सबको पता होगा, जमशेदपुर में ही कीनन स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम है, वहीं पर ये मैच आयोजित की जा रही है और वहीं पर इन्होंने 500 विकेट हासिल किए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेल रहे मैच में उन्होंने 500 विकेट पूरे किए हैं। और इसी ग्राउंड पर उन्होंने वर्ष 2004 में 4 जुलाई को डेब्यू किया था, पदार्पण किया था। इसी मैच में उन्होंने खेलना शुरू किया था और इसी ग्राउंड में उन्होंने 500 विकेट जो है वो हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये शहबाज नदीम है, उनकी यहाँ पर पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, इससे पूर्व शहबाज नदीम 20 सितंबर 2018 को जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान के खिलाफ 8 रन देकर 10 विकेट लेने का भी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। शहबाज नदीम है, इन्होंने ही वर्ष 2018 में राजस्थान के खिलाफ 8 रन दिया था और 10 के 10 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। ठीक है, और उन्होंने राहुल संघवी का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 1997-98 में दिल्ली की ओर से खेलते हुए जो है वो और हिमाचल के खिलाफ यहाँ पर 15 रन देकर 8 विकेट लिए थे। तो इनका जो है वो रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 8 रन देकर 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया था। और ये खिलाड़ी कौन थे, झारखंड से शहबाज नदीम थे। तो पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पर पिक्चर में जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है शहबाज नदीम, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया है। और ये ईस्ट जोन से दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपके कमेंट देख सकूं और उसका फिर आपको आंसर बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, वो है 14 से 30 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में ट्रेनिंग और टेस्ट मैच खेलने के लिए जो हॉकी टीम जा रही है, भारतीय महिला हॉकी टीम, उसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस टीम में झारखंड की कितनी महिला हॉकी खिलाड़ी शामिल किए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड के कुल 4 खिलाड़ी यहाँ पर शामिल है इस मैच में, इस टीम में। ठीक है, तो 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्ट मैच जो है वो खेलने जा रही है भारतीय महिला हॉकी टीम। और वहां पर झारखंड के 4 खिलाड़ी यहाँ पर झारखंड के 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर ये 4 खिलाड़ी कौन कौन है। तो 14 से 30 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में ट्रेनिंग और टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड के जो है वो 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी कौन कौन है, तो ये है यहाँ पर निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। कौन है, ये है निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग है। भारतीय हॉकी टीम 13 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी और वहां दक्षिण अफ्रीका से 4 मैच और नीदरलैंड के साथ 3 मैच खेलेगी। ठीक है, तो ये 13 तारीख को ही यहाँ पर इन्होंने जो है वो रवाना यहाँ से चले गए हैं, मतलब कि यहाँ से वो चले गए हैं और वहां पर मैच खेलेंगे। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का जो मैच होगा वो 16 तारीख को, 17 तारीख को, 19 तारीख को और 21 जनवरी को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और नीदरलैंड के साथ यहाँ पर 22 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को यहाँ पर जो है वो मैच खेला जाएगा। तो इस टीम में, भारतीय टीम में जो है झारखंड के 4 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के तहत, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, 3rd नंबर क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के तहत राज्य में अब एक
एक बार अपराध करने पर कितने वर्षों तक डाटा डिजिटल फाइल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। तो एक्ट यहाँ पर जो है लागू किया गया है और ये एक्ट जो है वो कौन सा है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है। तो इससे संबंधित यहाँ पर क्या है कि सभी जो रिकॉर्ड होंगे क्राइम से संबंधित या अपराध से संबंधित, जो भी अपराध करते हैं, चाहे वो चोरी का हो चाहे अन्य किसी भी तरह का अपराध हो, तो उसकी जो है वो एक रिकॉर्ड बनाई जाएगी और वो जो रिकॉर्ड होगी डिजिटल रूप में होगी अब, ठीक है। तो डिजिटल रूप में जब होगी तो वो क्या होगा, एक लंबे समय तक जो है वो आपका रिकॉर्ड रहेगा सिस्टम में, या सरकार भी जो है वो एनसीआरबी भी जो है वो रखेगी। तो ये जो डाटा रहेगा वो कितने सालों तक रखा जाएगा, एक बार जब आप अगर यहाँ पर कोई क्राइम करते हैं तो वो रिकॉर्ड कितने दिनों तक के लिए रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75 वर्षों तक। कब तक, 75 वर्षों तक आपका डिजिटल डाटा जो है वो यहाँ पर रखा जाएगा और ये डाटा जो रखा जाएगा वो डिजिटल रूप में रखा जाएगा। तो ये कभी डिलीट होने का आपका सवाल ही नहीं होता डिजिटल रूप में जब रहेगा, और सेफ भी रहेगा, और जब भी कोई क्राइम करता है तो इजिली जो है वो आइडेंटिफाई भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75 वर्षों तक। किस एक्ट के तहत, पूछा जा सकता है आपसे कि किस एक्ट के तहत जो है वो ये आइडेंटिफिकेशन का जो रूल है यहाँ पर वो कब तक रखा जाएगा आपका डाटा। तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 का ये एक्ट है और इसी के तहत आपके डाटा जो है वो आंकड़ा जो है वो रखा जाएगा। कितने दिनों तक के लिए, 75 ईयर्स के लिए, 75 वर्षों के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इससे संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं। तो 75 वर्षों तक के लिए डिजिटल फाइल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के तहत अब जिला में पुलिस केस में गिरफ्तार अपराधियों के हस्ताक्षर से लेकर फिंगरप्रिंट, रेटिना और फोटो जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, तो इसमें आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी होगा जिस तरह से आधार में आपका होता है, ठीक है, उसी तरह से आपका इसमें भी होगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, रेटिना का फोटो भी आपका लिया जाएगा ताकि इजिली जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। इसके अलावा यौन हिंसा के केस और 7 से अधिक सजा वाले केस में अपराधियों का डीएनए प्रोफाइल लेकर सुरक्षित रखा जाएगा। तो जो यौन हिंसा करेंगे या फिर जिनका 7 से अधिक केस है उन पर, तो उन सभी का जो है वो डीएनए यहाँ पर प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए हर अपराधियों का एक यूनिक नंबर होगा। यह रिकॉर्ड अगले 75 वर्षों तक राज्य में सीआईडी के पास और राष्ट्रीय स्तर में एनसीआरबी के साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास आपका ये आंकड़ा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देख लीजिए, इसका फायदा यह होगा कि आरोपी का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा और अपराधी द्वारा दूसरे बाहरी किसी राज्य में अपराध करने पर वहां उपलब्ध जो डाटा है उसके अनुसार इजिली जो है वो आइडेंटिफिकेशन यहां पर हो पाएगी। पहचान देने से इनकार करने पर पुलिस अधिकारी संबंधित आरोपी के खिलाफ धारा 186 के तहत केस दर्ज कर भी सकती है। और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के आदेश का उल्लंघन कर अपनी मर्जी से बाधा डालेगा तो उसे इस जुर्म के लिए दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर जो भी कोई अपराधी हैं और अगर वो अपना आइडेंटिफिकेशन देने से मना करते हैं तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर इस धारा के तहत 186 के तहत जो है वो यहाँ पर उन पर केस भी किया जा सकता है अगर वो यहाँ पर मना करते हैं अपना पहचान देने से या फिर फिंगरप्रिंट देने से या फिर रेटिना का फोटो देने से, कुछ भी यहाँ पर अगर वो इसके अपोज में यहाँ पर बोलेंगे या करेंगे तो उनके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है वो 186 के तहत जुर्म करने के लिए उनको दंडित किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर एक्ट लागू हुआ है इसके बारे में आपको मुख्य रूप से अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल्स में तो इस एक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर एंड आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो ये नया एक्ट बना है जिसके तहत जो है आपका डिजिटल आंकड़ा जो है रिकॉर्ड का क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो 75 ईयर्स तक यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन है। झारखंड के किस शहर में डाक विभाग द्वारा डाक निर्यात खोला जाएगा? झारखंड के किस शहर में डाक विभाग द्वारा डाक निर्यात पोस्टल जो एक्सपोर्ट सेंटर होता है वो किस शहर में खोला जाएगा? झारखंड के किस शहर में खोला जाएगा? अभी क्या होता है, अभी जितनी सारी जो जिनको भेजना होता है
कुरियर पार्सल वगैरह जो भी चीजें भेजनी होती है वो कोलकाता के थ्रू होती है, अभी झारखंड में नहीं है। तो झारखंड में किस शहर में डाक विभाग द्वारा जो है वो डाक निर्यात केंद्र खोला जाएगा? अभी जो कार्य हो रहा है वो पोस्ट ऑफिस से होती रही है, ठीक है, अभी तक झारखंड में पोस्ट ऑफिस से ये होती रही है। तो अब जो है वो ये 2 सेंटर खुलेंगे, और ये जो 2 सेंटर खुलेंगे वो झारखंड के दुमका और जमशेदपुर शहर में खुलाएगा। कहां पर खुलेगा? दुमका और जमशेदपुर में ये खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विदेशों में जो सामान भेजते हैं ना, तो उनकी क्या होती है, सभी चीजें जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती है, उनका जो है वो छांटा जाता है, देखा जाता है। और टेक्निकल इश्यू के कारण क्या होता है कभी कभी कि जब यहाँ से पोस्टल के थ्रू कोलकाता जाती है तो वहां पर फिर जो है वो कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वापस भी आ जाती है। तो ये समस्या ना हो इसलिए झारखंड में भी 2 सेंटर खोले जाएंगे, और ये दुमका और कहां पर खोला जाएगा? जमशेदपुर में खोला जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इससे संबंधित जो भी यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो डाक विभाग द्वारा जल्द ही जमशेदपुर और दुमका में 2 डाक निर्यातक केंद्र खोलने जा रही है। झारखंड से विदेश सामान भेजने वाले निर्यातकों के लिए यह अच्छी खबर है, जिससे कस्टम क्लियरेंस समेत बाकी औपचारिकताएं यहीं से पूरी हो जाएंगी, जबकि अभी किसी भी फॉरेन आर्टिकल की बुकिंग पर उसे कोलकाता भेजा जाता है, जहां कस्टम ड्यूटी औपचारिकताएं जो है वो पूरी की जाती हैं। तो अभी फिलहाल क्या है कि अभी जो भी यहाँ पर जिनको विदेश सामान कुछ भेजना है तो वो क्या होता है कि यहाँ पोस्ट ऑफिस से में देते हैं, जाकर जमा करते हैं, उसके बाद वो जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोलकाता पहुंचती है, वहां पर जाकर जो है वो सारी औपचारिकताएं पूरी होती है, और अगर वहां भी कुछ फॉल्ट हो गया तो फिर वापस आ जाती है यहाँ पर। तो इसलिए इतना लंबा समय ना ले गए और साथ ही साथ जो है वो इतनी समस्या ना हो, इसीलिए ये झारखंड में भी यहाँ पर जो है वो डाक निर्यातक केंद्र यहाँ पर खोला जा रहा है। डाक निर्यातक केंद्र नहीं होने से अभी जो है वो एक्सपोर्ट्स को डाकघर में ही सामान की बुकिंग करनी होती है। इसके बाद यहाँ से आरएमएस भेजा जाता है, जहां फॉरेन आर्टिकल को अलग किया जाता है और प्रक्रियाओं के लिए कोलकाता भेजा जाता है। तो सारी प्रक्रिया जो है वो कहां पर होती है? वो कोलकाता में होती है, और उसके बाद वहां से कोलकाता से जो है वो हवाई जहाज से या फिर शिप के माध्यम से फिर विदेश में भेजा जाता है। तो इतना लंबा समय जो है वो लग जाता है और इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए डाक विभाग ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि यहाँ पर झारखंड के दुमका और जमशेदपुर में ये जो केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले क्लास में आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आप लोगों ने मैक्सिमम लोग सही आंसर कमेंट किए थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि झारखंड राज्य के कितने सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्रदान की गई है या संबंधितता प्रदान की गई है, एफिलेटेड करवाया गया है। एफिलिएशन कितने सरकारी विद्यालयों को दिया गया है झारखंड राज्य में? और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो डेली क्लासेस देख रहे हैं वो इजिली आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो 24 उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्धता प्रदान की गई है और शैक्षणिक सत्र 2023-24 में यानी कि इसी सत्र से जो है वहां पर पढ़ाई सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू हो जाएगी और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में यहाँ पर पढ़ाई होगी इन स्कूलों में। तो झारखंड की सरकारी स्कूल है और उसे सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कितने विद्यालय हैं? ये उत्कृष्ट विद्यालय है राज्य सरकार के और इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 24 है। चलिए यहाँ पर आज का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पर है और आज का प्रश्न आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट करके आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो झारखंड में पहली बार 5G की सेवा किस शहर में शुरुआत कर दी गई है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है की जा रही है, अब ये शुरुआत इसकी हो चुकी है 5G की। तो झारखंड के किस शहर में 5G सेवा की पहली बार शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो देख लीजिए और इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट करके बताना है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर रांची, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, या फिर चौथा है जो ऑप्शन जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। झारखंड में पहली बार 5G की शुरुआत जो है वो किन 2 शहरों में की गई है? ठीक है, किन 2 शहरों में की गई है ये भी चलिए मैं हिंट दे दे रहा हूं आपको।
तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए। चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जल्द ही जो है वो 20 तारीख से यानी कि 20 जनवरी से हमारा जेपीएससी 11 जेपीएससी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बैचेज यहाँ पर शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, जेपीएससी प्रीलिम्स की, मेंस की, दोनों ही की कंबाइंड बैच भी यहाँ पर शुरू होगी। तो दोनों क्लासेस से आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हमारा ये बैच जो शुरू हो रहा है वो 20 जनवरी से शुरू हो रहा है। और अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पर सुबह 6 बजे मॉर्निंग में हम लोग नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।